अब देखो बेटा, जो एग्रीकल्चर का हमारा जो पोर्शन था, एग्रीकल्चर में राइस मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वह व्हीट पढ़ाऊंगा। अब देखो व्हीट, पहले इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं उसका उसी जैसे राइस में पढ़ाया था उसी प्रकार इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं तुमको कुछ चित्र दिखाता हूँ, जो 1 नंबर का सवाल जो आता है वह तुमको छूटे नहीं। इंट्रोडक्शन में व्हीट इज, सबको तुम पहले भी क्रॉप जो पढ़ाए थे, क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें मैंने बताया था कि व्हीट इज द रबी क्रॉप। यह क्या है? व्हीट रबी क्रॉप है। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। यह क्या है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इन इंडिया, भारत में। हिंदी वाले बच्चे, अंग्रेजी वाले बच्चे दोनों अपना ठीक से सुनो बेटा। सीरियल क्रॉप का मतलब खाद्यान्न फसल जो है, उन खाद्यान्न फसल में सबसे मोस्ट क्या था? इंपॉर्टेंट राइस था। और यह व्हीट जो है वह सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है भारत का। मेन क्रॉप ऑफ फूड, फ्रूट क्रॉप, जिसको हम भक्ष कर जाते हैं, खा जाते हैं। और यह पूरे इंडिया में, देखो पूरे इंडिया तो बहुत बड़ा है, किसी एरिया में यह कम उगता है, किसी एरिया हो तो अपने कल्चर के अनुसार इसको लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसमें देखना यह है कि जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है भारत का, वहाँ पर लोग अधिक यूज करते हैं, लोग अधिक खाते हैं इसको। द मेजर व्हीट, और इस गेहूं का या व्हीट का जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसिंग एरियाज है, वह एरियाज है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ या पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। यह तो इलाका है जहां पर व्हीट का प्रोडक्शन होता है। एक बार जो बच्चे हैं वह ध्यान से सुन लें। व्हीट क्या है? व्हीट इज अ रबी क्रॉप। यह पूछता है कि रबी क्रॉप और खरीफ, तो इतना अंतर समझ लो। रबी क्रॉप उसमें बताए थे, केवल यहाँ दिमाग में एक रखना है कि व्हीट रबी क्रॉप है भारत का। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का यह क्या है? मेन फूड क्रॉप है। और एरिया जो है जहां पर प्रोडक्शन होता है, वह कौन सा स्टेट है जहां पर यह प्रोडक्शन होता है? यह प्रोडक्शन होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसका उत्पादन होता है। फिर एक लड़का हमको लगता है जुड़ने के लिए बार बार यह कर रहे हैं, बड़ा। अब देखो बेटा, अब देखो सभी को, यह जो तुम रो देख रहे हो बेटा, हेलो, रो स्क्रीन पर यह रो दिखाई पड़ रहा है? यस सर। गेहूं की जो गेहूं, अब देखो बेटा, जिस समय में गेहूं बोते हैं और जमीन से ऊपर आता है तो गेहूं का यह पोजीशन रहता है, इस टाइप का रहता है। सभी बच्चे ध्यान से देखें उसके पौधे को। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको 3 से लेके 4 महीना के बीच ही इस फसलों को काट लिया जाता है, इससे ज्यादा दिन नहीं। अब इसको देख लो, यह क्या है बेटा? जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उससे इस तरह के अनाज, यह जो देख रहे हो बेटा, सबसे लास्ट वाला पोजीशन है जिसको हम बाली बोलते हैं, उसको शीश बोलते हैं, जिससे हमको ग्रेन निकलता है, वह इस पोजीशन में रहता है। यह भी ग्रोइंग टाइम है, बिफोर हार्वेस्टिंग, है ना? बिफोर हार्वेस्टिंग का पोजीशन ऐसा है। लेकिन
और यह पोजीशन जो है वह हार्वेस्टिंग का पोजीशन है। समझ रहे हो? अब हम दोनों में अंतर पूछेंगे, क्योंकि यह दोनों तरह के, यह जो देख रहे हो उसको, और पीछे मैंने दिखाया था राइस का। अब कोई भी बच्चा, श्याम सुंदर, मेरी आवाज जा रही है तुम तक? अब यह बताओ बेटा, दोनों फिगर से तुम परिचित हो? व्हीट का भी फिगर है और राइस का भी, कल मैंने प्लांट दिखाया था, व्हीट का प्लांट दिखाया। दोनों में तुमको क्या डिफरेंस लग रहा है? सर इनके अंदर ये डिफरेंस है कि सर राइस को हार्वेस्ट किया जाता है और सर मतलब इनके क्लाइमेट को भी चेंज होता है सर। अरे क्लाइमेट तो अभी हम पढ़ाए ही नहीं, तो तुम्हारे, हम कह रहे हैं इस प्लांट में क्या डिफरेंस है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? दोनों तरह के पौधे को एक जगह रख दिया जाए सर वो झुका हुआ, सर वो थोड़ा झुका हुआ प्लांट था और ये झुका हुआ नहीं, झुका हुआ, वही बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन उसको इस रूप में कहो कि उसका जो ग्रेन वाला पार्ट है वह नीचे की तरफ होता है, इसका ग्रेन वाला पार्ट जो है वह बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है ना? ग्रेन वाला पार्ट क्या है? ग्रेन वाला पार्ट जो वह 90 डिग्री पर खड़ा है ना? अब उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रेन वाला पार्ट बिल्कुल डाउनवर्ड है, बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऐसा था ना? यह 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हमको लगता है इसमें मेरे बच्चे को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 नंबर तुम्हारा तैयार हो गया ना? यस सर। अरे रीतिका डेलू क्लासरूम में है? यस सर। दोनों में क्या अंतर है? गांव जाती हो तो तुमको तो गेहूं का फार्म होता है, खेत है ना? नहीं देखा सर। नहीं देखा? इसमें देखो, तब घर जाना तो देखना इसको। हाँ, ऐसा देख लो। ग्रेन कैसा रहेगा बेटा? ग्रेन वाला जो पार्ट है प्लांट का, वह ऊपर की ओर 90 डिग्री पर खड़ा रहता है, या कोई 60 डिग्री पर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर, वो तो झुका हुआ अलग चीज के ऊपर की तरफ रहेगा वो। समझ रहे हो ना? पूरा प्लांट ही यदि कहीं झुक गया तो अलग बात हो गई, लेकिन प्लांट यदि बिल्कुल खड़ा है तो वह भी 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन हम राइस में क्या देखे थे? राइस प्लांट में सब नीचे की तरफ हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फिजिकल कंडीशन को देखते हैं। अब यह देखो, यह देख रही हो, यह उसके जब तैयार हार्वेस्टिंग के बाद जब हम तैयार कर लेते हैं गेहूं, तो गेहूं से आटा बनाते हैं। यह गेहूं है। इसके बाद गेहूं का आफ्टर प्रोसेसिंग गेहूं इस रूप में आ जाता है, और फिर उससे हम उसका डस्ट बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं, और तब उसको हम लोग भक्ष्य कर जाते हैं, खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ कि फिजिकल फीचर्स। देखो बेटा, क्योंकि आगे की कक्षाओं में जा करके फिजिकल फीचर्स में कि क्या क्या चाहिए उसको ग्रोइंग होने के लिए, कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन जो है, ग्रोइंग जो टाइम होता है उसका, जिस समय में हम बोइंग टाइम में, ग्रोइंग टाइम में और हार्वेस्टिंग टाइम में, यह तीनों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तुमने देखा होगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर इसका आइडियल सोइंग टाइम है या बोइंग टाइम है, और मार्च से लेके अप्रैल के भी, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। तो अब तुम देख लो बेटा, नवंबर में किस टाइप का टेम्परेचर रहता है, और दिसंबर में, बीच में जनवरी का महीना आ जाता है, देखो वहां कैसे टेम्परेचर रहता है। और फिर जो मार्च अप्रैल का महीना आता है तो तुम देख लो तो कितना बिल्कुल खुला आकाश, सनशाइन होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम में। तो इसीलिए इसमें टेम्परेचर की चर्चा तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं की है, केवल सीजन की चर्चा की है। इसीलिए
कि बच्चे 10th के कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसीलिए तुमको टेम्परेचर पूछेगा भी नहीं परीक्षा में अलग से, सीधे लिखेगा कि उसका किस टाइप का सीजन चाहिए। नीचे हमने लिखा है इट रिक्वायर्स, जो तुम्हारी किताब की लाइन है यह, इट रिक्वायर्स 50 to 70 cm एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा 50 से लेके 75 सेंटीमीटर साल में वर्षा होनी चाहिए। तो देर देर इज नो नीड ऑफ इरिगेशन, तब सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि इससे कम वर्षा होती है तो इट रिक्वायर्स इरिगेशन, इसको इरिगेशन Irrigation. की आवश्यकता होगी। ऐसा है। अब इसके बाद तुम देखो, यह जितनी भी फसल की आज हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, वह सब खाद्यान्न फसल की चर्चा कर रहे हैं, है ना। सीरियल क्रॉप में यह सब आता है। अब दूसरी फसल जो है, जिस दूसरी बात की मैं चर्चा करता हूँ तो मिलेट की। तो मिलेट के अंतर्गत शामिल करते हैं ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट क्रॉप इन इंडिया। कुछ और क्रॉप हैं लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे जाकर के जो मिलेट क्रॉप पर स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा, जब 20 नंबर का क्वेश्चन उसको लिखना होता है तो वो अपना तैयार करेगा। हम लोगों को केवल ज्वार, बाजरा और रागी, इन 3 फसलों के बारे में हम लोगों को जानना है। अब ये ऊपर के जो 3 क्रॉप है, ज्वार, बाजरा और रागी, आर ऑल्सो नोन एज ए कोर्स ग्रेन, जिसको हम मोटे अनाज जिसको कहते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी वैल्यू भी, पहले तो बहुत सारी इसमें ऐसे अनाज है न्यूट्रिएंट लोग कहता था इसमें कम पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अधिक है। अब इसको हम चर्चा करते हैं। तुमको दूसरी बात चर्चा करने से पहले तुमको हम इसका चित्र दिखाते हैं। और क्या है, सबसे पहले हम ज्वार की चर्चा करते हैं। ज्वार क्या है? अब देखो बेटा, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन में वह तीसरा बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है ज्वार। It is a rainfall crop mostly grown in the moist area. Rain-fed crop mostly grown in the areas of moist area which hardly needs irrigation. यह क्या होता है, जहां पर moist एरिया है वैसे क्षेत्रों में बिना इरिगेशन का, यह बिना इरिगेशन का ही इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन सा एरिया है भारत का? तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। इसका महाराष्ट्र के बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र का। इसके बाद महाराष्ट्र के अतिरिक्त यानी अदर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? तो अदर्स प्रोड्यूसर्स आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। थोड़ा बहुत तो बहुत राज्यों में होता है, लेकिन यह क्या नाम है, यह प्रमुख राज्य है। अब देखो बेटा, अब चित्र दिखाता हूं तुमको। अब देख लो, दोनों में फिर अंतर पूछता है। ज्वार में और बाजरा में लगभग बराबर रहता है, इसीलिए तुम इसको देखो। इसके देख रहे हो बेटा, इसका जो ग्रेन, इसमें से जो ग्रेन अनाज निकला हुआ है, Yes, sir. इसको देखो किस टाइप का है। ग्रीन टू हाँ, किस टाइप का है सो एकदम दिमाग में रखना है। और आगे देखो, और आगे हम तुमको दिखाते हैं। अब इसमें देखो, दोनों में अंतर लग रहा है ना। यस ऊपर में क्या, Yes, sir. यह ऊपर में Yes, जाके sir. ऊपर में Yes, जाके sir. अलग छितरा जाता है,
वो नीचे की तरफ है। और वह जो है नीचे की तरफ नहीं, वह भी ऊपर की तरफ है, लेकिन वह पतला है बिल्कुल। उसका जो बाली है वह पतला है, और यह बिल्कुल जिसमें से अनाज निकलेगा, ज्वार निकलेगा, वह अलग होगा। ये बाजरा का अलग होता है। देखो इसका अलग टाइप का है। यह हुआ बाजरा। ऊपर यह भी है, लेकिन यह क्या है, फैला हुआ है ऊपर में जाकर के। ऊपर में जाके यह क्या हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन ज्वार फैलता नहीं है। ज्वार में आ जाओ, देखो यह फैला हुआ है, यह इस तरफ नहीं, ये तो अनाज तैयार है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या देख रहे हो, यह पूरा का पूरा ऊपर की तरफ है, कहीं फैला हुआ नजर नहीं आ रहा है। देख रहा है, देख रही हो या देख रहे हो बच्चे? यस सर। यह फैला हुआ नहीं ना है। Yes. और इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या लगता है तुमको, ऊपर की तरफ छाते की तरफ फैल जाता है। तो दोनों में यह डिफरेंस है, ध्यान रखना। नहीं तो ज्वार यदि दोनों चित्र दे देगा, अब चित्र से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन भी हर बार अब पूछेगा, इसीलिए चित्र को दिमाग पर रखना है। कुछ बच्चे जो देहात से आते हैं, देहात घर जाते हैं, तो वह तो देख लेते हैं। और जो बच्चे नगरों में रहते हैं केवल, या तो उसको, या कभी रिमोट एरिया में घर पर देहात साइड में, कंट्री साइड में वह जाता नहीं है, तो उसको क्या पता रहेगा। इसलिए दोनों को देखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है ज्वार हो गया, अब आया बाजरा। तो बाजरा में क्या कहना है, यहाँ तो बाजरा, जो लोग गांव से आते हैं उसको गांव में भी बाजरा कूटते देखता होगा महिलाओं से, या वैसे भी। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। क्योंकि, क्यों यह है, दिमाग में आएगा। तो यह सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में यह इसका प्रोडक्शन, इसका विकास पौधे का सबसे अधिक होता है। इसीलिए यह जो राजस्थान का इलाका है, बाजरा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और राजस्थान के अतिरिक्त जहां कहीं भी सैंडी सॉइल है वहां उगेगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, गुजरात का इलाका है, हरियाणा का इलाका है। तो इन इलाकों में भी, इन क्षेत्रों में भी बाजरा का प्रोडक्शन होता है। अब देखो, चित्र तो तुमको दिखा दिया है पहले ही, यह बाजरा का है। अब इसके बाद देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। ज्वार बाजरा के बारे में तो तुम लोग जान गए हो, और मैं समझता हूँ जो राजस्थान का बच्चा है कहेगा हम बाजरा का पौधा नहीं देखे या बाजरे की रोटी नहीं खाए तो हमको बड़ा आश्चर्य लगेगा। लेकिन रागी के बारे में हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चा नहीं जानता होगा, क्योंकि इस इलाके में इसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो पहले तो यह क्या होता है बेटा, पहले तो मैं इसको चित्र दिखाता हूँ कि यह होता कैसे है, यह क्या चीज है। देख स्क्रीन पर तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कुछ? यस सर। अब देखो बेटा, इसका जो ग्रेन वाला पार्ट है जिससे अनाज निकलता है, रागी निकलेगा, उसका पार्ट देख रहे हो? यह इस ऊपर वाला भाग जो है ना, चारों ओर एक, उसमें क्या था, गेहूं का जो एक रहता था, धान का कई नीचे की तरफ, इसमें देख तो कई ऊपर की तरफ है। इसी से रागी निकलता है, समझ रहे हो? अब आगे का पार्ट देखो, ये सारी बात। अब देखो, अभी ध्यान रखना, मान लो कि तीनों दे रहे हैं, दिया हुआ है तीनों का अनाज का, रागी, बाजरा और ज्वार, तीनों का चित्र दे देता है और कहता है नीचे लिखो।
कि कौन कौन अनाज यह है, 1 नंबर का क्वेश्चन, तब क्या करेगा? तुम डिस्टिंग्विश, तुमको पहले से नॉलेज रहेगा तब ये ना लिखेगा, नहीं तो कहाँ से लिखेगा? और आज से बता रहे थे कि कुछ साल पहले, 3 या 4 साल पहले, जो दोनों को दे दिया, कहा नीचे लिखिए, तो पूरे इंडिया में हंगामा हो गया कि नहीं सर ऐसा तो कभी बताया नहीं। टीचर जिस समय बताते हैं उस समय वो अपना, बहुत सारे बच्चे तो सोचते रहते हैं कि चलो ऐसे ही बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। हर चीज को बारीकी से पढ़ने के बाद ही तुमको सारी बातें परीक्षा में लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पिछली साल भी मैं चारों 10th पढ़ाया था और कहा था कि बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन निकला अच्छा रिजल्ट हुआ। तुम लोगों का भी 100%, और 40 में से 60 में से अभी जो अभी तो 80 बच्चे लगभग हो, लेकिन जो 60 बच्चे क्लास कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम को आएगा, मोर देन 90%। कहा तो इस बार भी मामूली बच्चे को आया, 90 से ऊपर बहुत को आया। तो पढ़ने से होगा, जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक समस्याएं तुमको लगेगी। और मेरे जैसा आदमी, मैं कहता हूँ कि जो कोई भी प्रॉब्लम कुछ तुमको आता है, तुम मोबाइल से भी कांटेक्ट कभी कभी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो प्रॉब्लम रहता है एक जगह नोट करके रखो, पूछो। अब रागी में तो कोई समस्या नहीं आएगी ना बेटा? नो सर। अब आगे देखो, उसको मैं बताता हूँ सब इसको बताता हूँ, पहले आगे चलो। अब देखो, जो राइट साइड में दिखता है बेटा, ये भी इसकी 2 वैरायटी होती है, एक बड़ा और यह देखो, देख रहे हो ना? और यह जब राइट हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो यह जिस तरह यह लाल दिखता है, तुमको लाल दिख रहा है ना, मेरून कलर का, पूरा उसका जो बाली है ना जिससे यह निकलता है, वह पूरा का पूरा इसी तरह मेरून हो जाता है। हम लोगों के इलाके में भी, हाँ सर ये किस चीज में काम आता है? हाँ, हेलो, सर ये किस चीज में काम आता है? यह खाने में काम आता है। अनाज पढ़ा रहे हैं बेटा, यह खाता है लोग की क्या करेगा, खाद्यान्न है ना ये। रागी बाजरा को क्या करता है? तो इसी पर इसको भी रोटी, इसको भी डस्ट बना के इसकी रोटी बनाते हैं, जैसे गेहूं का बनाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा गेहूं और सभी अनाज से अधिक होता है, इसमें आयरन की मात्रा। खाओगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो इसको तो यह अब तो यह जो रागी है, देखो मैं कहना यह चाहता बेटा, चूंकि भारत विशाल देश है, हर फसल को हर जगह, कहीं हैवी रेनफॉल, कहीं मॉडरेट रेनफॉल, और कहीं लेस रेनफॉल, पूरे भारतवर्ष में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। क्या है बेटा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पाया जाता है। तो वर्षा का जो वितरण है, एनुअल रेनफॉल, वह अनइवन है। दूसरी बात, फिजिकल फीचर्स में तुमने देखा होगा कि कहीं प्लेटो है, कहीं माउंटेनस रीजन है, कहीं प्लेन है, तो जिसके कारण फिजिकल कंडीशन अलग अलग होने के कारण, यानी फिजिकल कंडीशन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, and some area receive the moderate rainfall, some areas receive heavy rainfall, and some area receive less rainfall. The production of crop depends upon physical conditions like rainfall and temperature. Temperature also varies in India from one place to another place. So farmer grow different types of crops. विभिन्न तरह की फसलें उगाते हैं। और रागी जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। यह जो सदर्न इंडिया में कर्नाटक और सारे स्टेट आगे बताएंगे जहां पर ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। अब देखो क्या है, पहले कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। क्या होता है बेटा? कर्नाटका
भारत का राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अदर प्रोड्यूसर्स आर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन कम ज्यादा। सम पार्ट ऑफ बिहार, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। मैंने बहुत सारे कुछ हिस्सों में, बहुत सारे राज्यों में रागी का प्रोडक्शन होता है। इसके लिए ड्राई रीजन्स की जरूरत होती है। रेड ब्लैक सैंडी सॉइल जो है, और सैंडी सॉइल रेड ब्लैक तो कम मिलता, रेड ये कम मिलता है रेड ब्लैक, लेकिन सैंडी सॉइल तो बहुत सारे स्टेट में है, इसीलिए वहां पर प्रोडक्शन होता है। यह बहुत ही, अब देखो बेटा क्या किया जाता है, अब हम इस पर आ जाते हैं। तुमको देखो ध्यान रखना, चावल में हम लोग, सर हाँ हाँ बोलो। सर मतलब सैंडी सॉइल तो राजस्थान में भी होता है, तो वो राजस्थान में क्यों नहीं उगता? उगता देखो बेटा, एक क्रॉप का एक कल्चर भी होता है। क्रॉप का कल्चर का मतलब होता है कि लोग पहले से यहाँ, यह इलाका क्या था, ये बच्चा, हाँ, अब देखो इसमें क्या है बेटा, अब जैसे राजस्थान का इलाका है, यदि यहाँ लगा दिया जाए, लगाया जाए किसान, पहले से कल्चर का क्या मतलब कि इस तरह के अनाज को लोग यहाँ खाते नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उसको नहीं उगाते हैं। जिस इलाके में नहर का पानी आता है, जहाँ सैंडी सॉइल है, नहर का एरिया है और सैंडी सॉइल है, और यदि इसको लगाया जाए, इसकी खेती की जाए, तो क्या है, यहाँ भी उग जाएगा, यह तय है। लेकिन होता क्या है कि चूंकि गेहूं गेहूं की तरह ही अब बिकता है, और गेहूं के जो पर एकड़ जितना प्रोडक्शन होता है गेहूं का, इतना प्रोडक्शन इसमें, देर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, या लोग डालते ही नहीं है फर्टिलाइजर इसमें। तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन कम होगा। तो लोग क्या सोचते हैं, भाई वर्षा नहीं होती है, जिस इलाके में नहर का एरिया है, कैनाल एरिया है या कमांड एरिया है, तो उस एरिया में क्या करते हैं, ऐसी फसल लगाते हैं जिससे मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन लिया जा सके। अब इसमें उतना प्रोडक्शन नहीं होगा तो यह नहीं लगाते हैं। और जिस इलाके में थोड़ी सी बारिश होती है और उसमें भी अब प्रोडक्शन हो जाता है, और जहाँ सैंडी सॉइल है तो लोग लगा देते हैं। तो यहाँ दोनों तरह से, जिस एरिया में कुछ एरिया राजस्थान का एरिया है जहाँ बिल्कुल बहुत ही कम वर्षा होती है, वहाँ इसको लगाया नहीं जा सकता। जहाँ पर नहर एरिया है वहाँ पर यदि लगाते हैं तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा जितना प्रोडक्शन गेहूं में होता है या चावल में होती है, तो चावल में होता है, इसीलिए इसको यहाँ के लोग नहीं लगाते हैं। और यदि लगाया जाए तो यहाँ भी प्रोडक्शन होगा।